हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जुलाई में, उनके लिए ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। और इससे पहले मैं 4 वीडियोस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप लोग अच्छे से जाके इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है, ईवीएस के अभी तक मैं जो भी हमारा 2011 में एक एग्ज़ाम हुआ था और 2012 में जो स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैं करा चुकी हैं। अब मैं जो लेके आई हूँ, ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा हुआ था 18 नवंबर 2012 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके आज पीवाईक्यूज़ कराऊंगी। तो अगर आप लोगों ने सभी पीवाईक्यूज़ कर लिए तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग समझते हैं जो भी हमारा एग्ज़ाम आता है वो हमारा यहाँ से आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी पीवाईक्यूज़ से ही पूछे जाते हैं। और ये पीवाईक्यूज़ जो मैं करा रही हूँ वो आपके 2011 से लेकर अभी तक जितने भी 2024 तक जो भी अभी स्टार्टिंग में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक मैं कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को, जो हमारी पर्यावरण अध्ययन क्या है, हमारी जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, ईवीएस की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कह रहे हैं कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो कैसे कराना चाहिए, तो उनको जो है जो अभ्यास एवं गतिविधियों को काय में उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। तो कह रहे हैं कि प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में क्या कर जिससे जो होता है निर्मित कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों, उससे आने वाली कठिनाइयों की आदि की पहचान की जा सके। और जब उनके बच्चों में जो भी कोई कठिनाई आ रही है उनको अधिगम करने में, तो हम उनकी पहचान करते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, उपचार करके उनकी जो भी कमजोरियाँ उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 62 है। कहने के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, जो भी हमारे ईवीएस के टीचर हैं, कहने के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, जो भी ईवीएस के टीचर हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो ईवीएस के टीचरों को क्या करना चाहिए, उन्हें विशेषता प्रयोगों पर बल देना चाहिए। तो उन्हें ज़्यादातर किस पर बल देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर। यानी कि जब बच्चा जो होता है प्रैक्टिकली करता है तो उससे ज़्यादा सीखता है। तो कह रहे हैं कि जो ईवीएस के टीचर हैं तो उनको क्या करना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आंकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो हमारा 1st to 5th होता है उस पर कह रहे हैं कि बच्चों का आंकलन यानी कि असेसमेंट करने का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो तरीका है वो का प्रयोग करना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो किसका पोर्टफोलियो जो है वो क्या है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक पढ़ाते समय सिर्फ दृश्य सामग्री, एक टीचर है, क्या है, यहाँ पे एक टीचर है, ठीक है, यहाँ पे एक शिक्षक है जो क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, और वो किसका प्रयोग कर रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहा है, यानी सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है, और ऊपर से उसमें जो है जो भी है ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, देखिए। और दूसरा जो है उसकी शारीरिक गतिविधि, जो हम उसका जो शारीरिक फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर रहा है, तो का प्रयोग करता है। तो क्या होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इससे जो होते हैं, जब एक टीचर है, देखिए एक टीचर एक बैठ के पढ़ा देता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस सीधा सीधा पढ़ा रहा है। लेकिन एक टीचर जो होता है क्या करता है, उसमें जो होता है जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी शिरक दृश्य सामग्रियाँ हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हैं। ऑडियो का मतलब होता है सुनाकर, और शिरफ का मतलब होता है शिरफ और दृश्य का मतलब होता है देखाकर, और शिरफ का मतलब सुनाकर, और जो होते हैं जो भी सामग्री मटेरियल होता है उसका प्रयोग करता है। और दूसरी जो भी उसके टीचर जो है अपने उसको जो भी शारीरिक गतिविधियां हैं उनको भी करता है। तो इससे जो होता है बच्चे जो होते हैं ज़्यादा सीखते हैं। इससे कि जो अधिगम होता है, उनकी जो लर्निंग होती है बच्चों की भी उसके होती है, उसमें वृद्धि, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं टीचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कहने के सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती। जो सीमा लड़की है वो प्रत्येक पाठ को यानी कि हर पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। कोई भी पाठ है तो उसको क्या कर लेती है, रट लेती है। लेकिन क्या कह रही है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो लीना जो है पाठ को देखिए सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत याद कर लेती है, लेकिन जबकि लीना जो है वो चर्चा पहले होती
करती है, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो ये जो है उनके बीच किसको दर्शाता है, विकासात्मक सिद्धांत की ओर, किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये जो सिद्धांत है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो उनका जो तरीका हुआ, तो इसलिए जो उनका सिद्धांत है यहाँ पे विकासात्मक सिद्धांत कौन सा है, तो उनका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य, जब जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू होता है, अतः व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीमा और लीना के बीच जो भिन्नता है, इन दोनों के बीच जो भिन्नता है वो अलग अलग, क्योंकि एक पाठ को याद कर लेती है और दूसरे समझकर उसको समझती है। तो इसका जो ये क्या है, व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कह रहे हैं कि इसमें में से अलावा, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक रॉन्ग है, बाकी सभी जो है ईवीएस पढ़ाने के विधियां हैं, यानी कि ईवीएस पढ़ाने के मेथड हैं। तो ऐसा कौन सा है जो ईवीएस पढ़ाने का मेथड नहीं है, तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा बाकी सभी जो है, जैसे कि समस्या, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज, तो ये सभी क्या है, ये तीनों जो है वो ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य हैं, विधियां हैं। बाकी जो व्याख्यानों द्वारा जो है ईवीएस को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कहानियों और कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। देखिए जो हमारे कह रहे हैं कि ईवीएस, जो भी हमारा ईवीएस है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो भी संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, संकल्पनाओं को हम स्पष्ट करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, एक तो कविताओं का, दूसरा कहानी कथन का प्रयोग करते हैं। तो इससे किसमें सहायता होती है, तो इससे जो सहायता होती है उनकी जो सहायता होती है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता को बढ़ावा देने में उनकी सहायता होती है। तो देखिए जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इससे पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका था। अब ये जो है नेक्स्ट एग्जाम में भी इसमें पूछा गया। देखिए ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही आप लोगों के बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो के 68 है। कह रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो विकार है वो किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो विकार है वो हमारा किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रोडोल्फ ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया। तो इसमें पहचान जब हुई थी डिसलेक्सिया की, तो वो कब हुई थी, 1881 को हुई थी। कब हुई थी, 1881 को पहचान हुई थी। और इसको जो रोडोल्फ ने इसे नाम दिया था डिसलेक्सिया, वो दिया था 1887 को। कब दिया था, 1887 को दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष, जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, देखिए अधिगम तो का मतलब आप लोग जानते हैं कि लर्निंग होता है। अब यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि कौन सा अधिगम, यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं। काहे कि सहयोगात्मक अधिगम, तो यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है, पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, जो मतलब ओल्ड है स्टूडेंट हैं और अधिक दक्ष, जिन्हें ज़्यादा अच्छा आता है, अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कौशल विद्यार्थियों का क्या करते हैं, आंकलन करते हैं, क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, तो इससे जो होता है क्या, इसका जो परिणाम है उच्च उपलब्धि और 100 गरिमा, क्या है, उच्च उपलब्धि और 100 गरिमा है। तो जो सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है, उसमें पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम जिसका है उच्च उपलब्धि और 100 गरिमा है। तो इसमें जो होते हैं पहचान करते हैं, इसमें क्या होता है, उनके जो अधिगम में आई कठिनाइयाँ होती हैं बच्चों के अधिगम में। अब बड़े बच्चे देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके अधिगम में, यानी कि उनकी लर्निंग में क्या अधिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं और क्या करते हैं, सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम जो है वो क्या है, हमारा उच्च उपलब्धि और 100 गरिमा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा बार बार पूछा जाता है कि अल-बुरूनी जिस देश से आया था उसका नाम बताए। तो अल-बुरूनी जिस देश से आया था उस देश का क्या नाम था, तो जो अल-बुरूनी आया था वो हमारा आया था उज़्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। और इसने जो एक पुस्तक लिखी थी, इसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी थी, तारीख़ हिंद लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, जो अल-बुरूनी ने पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी तारीख़ हिंद पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। तो नीचे जो है एक्सप्रेस
एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग का रेलवे टाइम टेबल कुछ अंश दिया गया है। तो यहाँ पे क्रम संख्या है, यानी कि इनका जो क्रम संख्या है, स्टेशन के नाम दे रखे हैं, सूरत, वलसाड, भिवड़ी, मंडगांव, और पहुँचने का समय के मतलब सूरत तक जो पहुँचेगी तो कहाँ तक कितने बजे पहुँच जाएगी, फिर प्रस्थान, दूरी, और इस तरीके से दिन भी दे रखे हैं। ये सब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो है पूछ रहे हैं कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मांडगांव, तो उपयुक्त सूचना के आधार पर जो है जो भी टेबल दे रखी सूरत और मांडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी में कितना समय लगेगा। तो इसमें जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखिए यहाँ पे जो समय लगेगा, तो यहाँ पे हमारा जो था तो इसमें जो समय लगेगा तो कितने पैसे, पहले तो इनके बीच की दूरी निकालने, तो कितनी है हमारी यहाँ पे 1509, कितनी है 1509 यहाँ पे हो गई मंडगांव की दूरी, और फिर माइनस हम कर देंगे 503, क्या कर देंगे माइनस 503 कर देंगे। तो 1509 माइनस 530 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 979 किलोमीटर। तो ये हमारा एक तो निकल गया है। फिर इसमें कह रहे हैं कि पहुंचने में लगा समय, अब लगा समय तो समय को देखिए, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये इसका आंसर जो है वो हमारा कितना आएगा 900, कितना आ जाएगा हमारा 79 किलोमीटर और 15 घंटे 20 मिनट दूरी समय लगेगा। फिर आता है सेकंड जो हमारा 72 क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ आता है। तो क्यों, जब वो प्रयोग करती है कोई भी प्रैक्टिकल, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोग करती है या फिर प्रयोगात्मक कार्य करते समय जो श्यामा है, लड़की है, उसका निष्पादन कक्षा में सबसे श्रेष्ठ आता है, यानी सबसे ऊंचा आता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। किसे माना जाता है, श्यामा को। इसलिए वो डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो इसलिए वो डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो कौन सी संकल्पनाओं को सीखती है, अपसारी चिंतन की संकल्पनाओं को सीखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। जो कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें क्या होती है, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता कर। कहने के कक्षा में एक प्रभावी, एक क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे एक क्लासरूम है। अब उसमें जो चल रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, वो बहुत ही इफेक्टिव चल रहा है। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। अब क्या है, बच्चा जो है, जो शिक्षक है, वो जो नए चैप्टर को पढ़ा रहा है, उनको साथ में जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है, जो इसका उद्देश्य क्या है, क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे शिक्षक है बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली, जो उसको नई संकल्पना के साथ जोड़ने का में सहायता करता है। कौन करता है, यहाँ पे टीचर, यहाँ पे बच्चों को नई संकल्पनाओं को जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो हमारा क्या है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, क्योंकि वो अपने ज्ञान को कैसे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसका जो है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कि रोहन का जो विद्यालय स्कूल है उसमें क्या विज्ञान प्रदर्शनी, यानी विज्ञान प्रदर्शनी का क्या किया गया, एक आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया, और जो आयोजन किया गया था वो एक उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव। देखिए आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं या फिर सीटेट कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम आप लोग फालतू तो नहीं दे रहे हैं या बेवजह तो नहीं दे रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है कि जॉब लग जाएगी, इसके बाद आप एग्जाम देंगे सीटेट का, फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी जॉब, तो आप बिना उद्देश्य के नहीं दे। इसी तरीके से यहाँ पे उद्देश्य का किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त हो, तो हमारे विचार से जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, इससे जो है बच्चों में काय का सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, विज्ञान प्रदर्शनी की जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं सभी वीडियोज़ में, आगे चलकर अगर टाइम नहीं बचेगा तो मैं 30 क्वेश्चन करा दूंगी, इसलिए वीडियोज़ लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़े ही क्वेश्चन करा रही हूँ। आगे इसके जो 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो
तो क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कहने के डैश के अलावा मतलब एक रॉन्ग है आपका, बाकी सब क्या है, बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो सभी शामिल हैं सिर्फ एक को छोड़कर, तो कौन सा है, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो है वो इसको छोड़कर सभी बाकी क्या है वो हमारे शामिल है। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में जो हमारा आ जाता है संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता आदि सभी शामिल हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हमारी हिंदी पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ, रात 8 बजे डेली क्लास होती है। आप लोगों की आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स आपको डेली पढ़ाई जा रही है। इसलिए जो लोग भी अपनी हिंदी की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट हिंदी में करें, तो आप लोग डेली क्लास ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नहीं तो आपको टेलीग्राम टेड टॉक्स 2.0 ही मेरा ठीक यही नाम मेरे टेलीग्राम चैनल का भी है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।